आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है और जो टॉपर बच्चे हैं जो कि 100 में 100 नंबर लेकर के आते हैं वो हिंदी की कॉपी कैसे लिखते हैं, या फिर हमको कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि ध्यान देनी है हिंदी की कॉपी में, या मोस्टली हम कोई भी कॉपी लिखते हो जब आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते हैं तो क्या आपको नहीं करना है, और कौन सी ऐसे तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं लिखते हैं तो उससे हिंदी की कॉपी हो तो उससे आपको नंबर ज़्यादा मिलता है या पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर मिलेगा, और अगर वो 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 के 2 पूरे नंबर मिलते हैं। तो आज ये टॉपर की कॉपी है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में कॉपी लिखनी है। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी के टॉपर के जो बच्चे होते हैं जो कि मैक्सिमम नंबर लेकर के आते हैं 98 या फिर 100 नंबर लेकर आते हैं, वो कॉपी कैसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन की गलती आप करते हैं तो वो आपकी गलती है, लेकिन कॉपी कैसे लिखना है वो हम आज की क्लास में देखते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आपको पता है दिया जाता है प्रश्नोत्तर नंबर 1। प्रश्नोत्तर नंबर 1 में आपको क्या दिया जाता है, प्रश्नोत्तर नंबर आपके पास 1 है जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में आपको क्या दिया जाता है, गद्य और पद्य का इतिहास दिया जाता है आपसे। और प्रश्नोत्तर नंबर 1 में जो गद्य और पद्य का इतिहास रहता है उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये आपको पद्य से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए जब आपको कॉपी मिलती है तो आपको पता है 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है। उस 15 मिनट में आपके पास पेपर नहीं होता है, आपको कॉपी फिल करना होता है। और दूसरा है कि बहुत सारे बच्चे इस पर लाइन खींचते हैं, अच्छी बात है, आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक साइड में लाइन कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे होते हैं इस साइड भी खींच लेते हैं, ऐसा नहीं करिए। पूरी कॉपी अगर आप लाइन खींच के ही भर देंगे, कम कर देंगे, तो फिर आप क्या ही लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करना है आपको, इधर लाइन ना खींचिए, हाँ इधर एक मार्जिन बनाकर चलिए, एक अक्षर का कि आप एक शब्द का कि आप ये मार्जिन बनाकर चलिए कि यहाँ से इधर आपको नहीं लिखना है। जैसे आप देखते ना बुक में लिखा रहता है एकदम सीधी लाइन, वैसे ही आप लिखते चलिए। इधर मार्जिन इसलिए कर लेते हैं, यहाँ पर जब भी हमको आंसर लिखना होता है तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं। पहले लाइन खींच लीजिए, फिर आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव आता है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 और प्रश्नोत्तर नंबर 2। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल के आप 1 डालिए, फिर 3 लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि 1 लाइन आंसर लिखेंगे, फिर 2 डालिए, फिर 3 लाइन छोड़ दीजिए, फिर 4 और फिर 5 डालिए। फिर जैसे ये दिया है आपके पास संपूर्णानंद, अब ये एक क है, ख है या फिर ग है, घ है, जो भी है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ उत्तर पूरे में डाले रहिए। जब आपको एग्जाम की वो एग्जाम पेपर आपको मिल जाए जब, तो उसके बाद क्या करिए, क ख ग घ मतलब जो आपका आंसर सही है उसको लिख दीजिए, और जो आंसर आपको नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। बाद में अगल बगल से पूछ के भी बहुत लोग लिख लेते हैं, और अगर नहीं पूछ पाते हैं तो फिर अपने हिसाब से तुक्का भिड़ा के उसको लिख देना। जैसे यहाँ पर ये गलत हो गया है तो अब यहाँ पर आपको 0 ही नंबर मिलेगा, और अगर आपने सही लिखा है तो फिर आपको पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा, और यहाँ भी आपको पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। ये काम आपको पहले से ही करके रखना है। हाँ, जब आप सेकेंड कॉपी लेते हैं तो उसमें आप टाइम वेस्ट मत करिए ज़्यादा ये सब लाइन वाइन करने में, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय नहीं होता है। आपने एक कॉपी भरी ली है, बहुत कम समय होता है, तो उसको अच्छे से आप लिखने पर फोकस करिए, इन सब कामों में फोकस ना करिए। कॉपी को ऐसे मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, अपने आप लाइन बन जाएगी और उसी हिसाब से आप आके लिखते चलिए, और वही काम इस साइड भी। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये आपसे देता है गद्य से, गद्यांश के जो 5 प्रश्न हैं वो देता है, यहाँ से आपके पास 10 नंबर मिलते हैं। जैसे ये वाला जो आपके पास गद्यांश दिया है, ये आपको पता चल रहा होगा आंसर से कहाँ से दिया है, निंदा रस वाले से दिया है। क्या कह रहा है कि इसका जो पैराग्राफ है वो है कि जो मनुष्य का निंदा का उद्गम जो होता है वो किससे होता है, हीनता और कमजोरी से होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे वही पूछा, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, हीनता और कमजोरी से होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालिए और उत्तर लिखिए और उसका आंसर लिख दीजिए। अब जब प्रश्नोत्तर नंबर आपने 3 डाला है तो 3 के जो 5 क्वेश्चन हैं वो एक साथ ही लिखिए, अलग अलग जगह पर मत लिखिएगा, बिल्कुल मत लिखिएगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी सुविधा रहती है और देखने में भी अच्छा रहता है। बार बार प्रश्नोत्तर नंबर 1 ही बार बार डालने का कोई मतलब नहीं। 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपसे लेसन का नाम पूछा है
और लेखक का नाम पूछा, मतलब 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जब आप व्याख्या करते हैं तो हमेशा लेखक की जगह क्या करें, भाई शंकर, अब इसके लेसन का नाम क्या है, परसाई जी, ये सही लिखें। तो क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि आपको लेसन का नाम वाम सब पता है। यहाँ से तो आगे से इसको पता चल जाता है कि आपको नाम पता है, लेकिन दूसरा अगर कोई लेसन होता, अगर वो क्वेश्चन ना दिया होता तो नहीं पता चलता। तो हो सकता है आपको 2 की जगह इसको 1.5 ही नंबर दे देता, क्योंकि उसे कन्फ्यूजन रहता है, उसको लगता है कि दूसरे बच्चे ने लिखा है, इसने नहीं लिखा, तो दिक्कत हो जाती। इसलिए लेखक का नाम हमेशा लिख कर चलें, इससे आपको मैक्सिमम नंबर, जितना भी क्वेश्चन का नंबर है उतना ही नंबर आपको मिलेगा। 2 में पूरा 2 नंबर मिलेगा। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में आपके पास ये पद्य से पूछा जाता है। पद्य में आपके पास देखिए कहाँ से दिया गया है, ये श्रद्धा और मनु वाले से दिया गया है, और इसमें पूछा है संदर्भ। तो क्या लिखेंगे, पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के श्रद्धा और मनु नामक शीर्षक से उद्धृत है, इसके रचयिता कौन है, छायावाद युग के अग्रणी कवि, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो इससे हमको मैक्सिमम नंबर मिलता है, 2 में पूरा 2 नंबर। ये आपका दूसरा आंसर है। ये तीसरा आंसर है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उसको बढ़ा के आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको उतना ही लिखें जितना कि वो पूछा गया है, और अगर उतना ही हो पा रहा है 2 लाइन तो 2 लाइन सही, और अगर उसको आप 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। सीधे सीधा आपको 2 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है साहित्यिक परिचय, 5वां क्वेश्चन, और उसमें क और ख 2 देता है। तो जैसे आपको यहाँ पर क वाला आप लिख रहे हैं, ये गद्य के हैं तो आपने क वाला चूज किया है, मतलब आप पहले क वाला लिख रहे हैं तो क डालिए, और यहाँ क डला है देखिए। उसके बाद इसमें भी 3 दिए रहते हैं। अब 3 में से किसको आप लिख रहे हैं, मान लीजिए दूसरे को, तो यहाँ दूसरा डालिए। इसके बाद जो भी लेखक है उनका नाम डालिए, फिर संक्षिप्त परिचय डालिए, और फिर संक्षिप्त परिचय में हम उनका जन्म स्थान, उनके पिता माता का नाम, उनकी जो मुख्य शिक्षा रही क्या है, उपाधियाँ क्या हैं, साहित्यिक पहचान क्या रही है, भाषा क्या रही है, शैली क्या रही है, मृत्यु कब हुई है, इतनी चीज़ें आप लिख देते हैं। ये आपको लिखना जरूरी हो जाता है। एग्जामिनर यही देख लेता है और सोचता है कि आपने सब सही लिखा, आगे की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और उसको समझ में आ जाता है आपने याद किया है। लेकिन अगर कुछ भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसको ना लिखें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे और गलत लिखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा आप उसे बहका रहे हैं, और वो आपका नंबर काट लेगा। तो जो भी आपको याद है वही चीज़ें लिखें, और जितना भी साहित्यिक परिचय आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है वो सारा साहित्यिक परिचय याद कर लें। याद कर लेंगे तो आपको ही अच्छा रहेगा, आपको ही एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम साहित्यिक परिचय की हेडिंग बनाते हैं, और साहित्यिक परिचय की हेडिंग में जीवन परिचय से होते हुए साहित्यिक परिचय पर जाते हुए मृत्यु तक जाकर फिर लास्ट में अंत कर देंगे। जो भी साहित्यिक योगदान है वो कृतियां पर आपको 2 नंबर मिलता है। कितना भी अच्छा साहित्यिक परिचय लिख लें, अगर कृतियां सही नहीं लिखेंगे या पूरी नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, तो आपको 2 नंबर में से नंबर कम मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि साहित्यिक परिचय लिख के कृतियां छोड़ दीजिए, कृतियां भी अच्छे से आपको लिखनी है, और जितनी भी कृतियां आपको दी गई हैं कम से कम उससे आधे से ज़्यादा कृतियां आपको याद होनी चाहिए। 50 से 60% तो याद ही होना चाहिए, 70% कृतियां। और दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, इसलिए कृतियां आप याद करिए। शॉर्ट वीडियो में आपके पास कृतियां याद करने की ट्रिक दी गई है, वहां से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 5 में पूरा 5 नंबर देता है। प्रश्नोत्तर नंबर 6, इसमें क्या मिलता है, कहानी का उद्देश्य, या फिर आपसे सारांश पूछ लेता है। तो आपको 3 कहानियां दी गई हैं, बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी। उसका उद्देश्य और सारांश याद कर लीजिए, आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। और जब भी आपको उद्देश्य पूछता है तो आप जो भी आपको टॉपिक आप लिख रहे हैं उस कहानी का जो भी आप लिख रहे हैं उद्देश्य या सारांश, उसकी हेडिंग बनाइए, और जो भी लेखक है पहले तो उसका कहानीकार का नाम ही हम लिखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु जी, या फिर पहली लाइन में कहानीकार का नाम जरूर लिखना है आपको। उसी से एग्जामिनर को समझ में आता है आपने कहानी पढ़ा है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, आंचलिक कथाकार, इसको देखिए ब्लैक पेन से लिखा गया है। और ये प्रस्तुत कहानी क्या दिखाती है, गांव की रूढ़िवादिता, सरलता, अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है, इसको ब्लैक पेन से लिखा गया है। और इसमें रेणु जी क्या करते हैं, यहाँ देखिए अंडरलाइन कर देना है, ग्राम सुधार की प्रेरणा देते हैं। और इसमें ये क्या दिखाते हैं कि आवश्यकता किस प्रकार से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, ये यहाँ पर संदेश देते हैं या इस चीज़ को दर्शाते हैं, इसलिए ये ब्लैक पेन से हो जाएगा। और ये गाँव जो है अनेक टोलिया में बढ़ जाते हैं ग्रामवासी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसमें रेणु जी ने क्या संदेश दिया है कि जो गांव में ईर्ष्या द्वेष है उसको खत्म करने की बात की, गांव की रूढ़िवादिता, सरलता और अज्ञानता को खत्म करने की बात की है, और ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। उनका उद्देश्य यही है, उनका संकेत गांव की इन्हीं चीजों पर दृष्टिगोचर है, और इन्हीं को दिखाते हुए वो ग्राम सुधार की प्रेरणा देते हैं।
ये हो जाएगा आपका उद्देश्य, और ऐसा उद्देश्य लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा इसे 5 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 8, खंड आपका हो जाता है ख। खंड ख में आपके पास आता है प्रश्नोत्तर नंबर 8। 7 आपका खंड काव्य का है। 8 में यहाँ पर क वाला टॉपिक है। क में क्या कहता है, संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद आपसे पूछता है, गद्य संस्कृत का, गद्यांश का संदर्भ आपको यहाँ पर लिखा गया है, संस्कृत भाषायाम महत्वम। अनुवाद में सीधे सीधे जितना पैराग्राफ में जो चीजें दी गई हैं सीधे सीधे हम उसका अनुवाद कर देते हैं, 2 नंबर आपको वहां मिलेगा। और अगर पूरा अनुवाद आपने सही किया है 3 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपका ख आ जाता है। ख वाले में आपको कहां से दिया गया है, मैक्सिमम तो सुभाषित रत्नानी से ही दिया जाता है, 2 नंबर मिल जाएगा। और अनुवाद आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा। ये देखिए आपको बिल्कुल कॉपी पे ऐसे ही लिखनी है, इतना यहाँ पर जगह आपको छोड़ दिया गया है। और अगर कॉपी में कहीं भी कुछ गलत हो जाता है तो आपको बिल्कुल ऐसे सीधे आपको कट कर देना है। ये तो रेड पेन है तो हाईलाइट हो जाता है, उसी पेन से कट कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको ऐसे 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 करके गलत कर दें। ठीक है, ये सारी गलती आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। और बेसिकली गलत भी हो जाता है ना, छोड़ ही दीजिए, बस ऐसे लिखते चले जाइए, या उसको दूसरा वाक्य बन जाता है तो उसको दूसरा वाक्य बना दीजिए, सबसे सही तरीका है। चलिए अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 14। प्रश्नोत्तर नंबर 14 आपसे क्या देता है, महाकुंभ 2025 ये टॉपिक दिया गया है। इस पर आपसे क्या कह रहा है, निबंध। प्रश्नोत्तर नंबर 14 निबंध का है। जब भी निबंध लिखते हैं तो पहले संरचना बनाते हैं, जो भी आप हेडिंग आगे लिखेंगे वो सारी हेडिंग यहाँ पर लिख देंगे। अब ऐसा नहीं कि एक लाइन में हेडिंग लिख के यहाँ तक पेज भर दीजिए, ऐसा मत करिए। ऐसे हेडिंग लिख दीजिए कॉमा दे दे करके। और कोई भी टॉपिक है तो उसका प्रस्तावना रहता है, कारण है, प्रभाव है, उसका महत्व क्या है उसका, और उपसंहार क्या है। प्रस्तावना में उसके बारे में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 महाकुंभ बताए गए हैं और ये चारों को हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं। फिर 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद क्या आता है, प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। माघ ये कब लगता है, जनवरी फरवरी के महीने में लगता है माघ में, तो इसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट किया गया है, बिल्कुल ऐसे तरीके से। ऐतिहासिक विकास में सब हेडिंग है आपकी, पृष्ठभूमि, प्राचीन उत्पत्ति कैसे हुई, स्वतंत्रता के बाद का इसका महत्व क्या रहा महाकुंभ का। ऐसे ही हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। जहां ब्लैक पेन की जरूरत है देखिए वहां ब्लैक पेन की जरूरत दी गई है, या फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो बस अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे यूनेस्को यहाँ पर ब्लैक पेन दिया गया है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यहाँ पे ब्लैक पेन से दिया गया। कुंभ का महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक क्या है, ज्योतिषी महत्व क्या है। ठीक है, और प्रयागराज महाकुंभ, ऐसे छोटी छोटी हेडिंग बनानी है और बिल्कुल बस 3-4 लाइन में, 5-5 लाइन में ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक हेडिंग बना दीजिए और पूरा ये भर दीजिए पेज, ऐसा नहीं करिए। कुंभ मेले के प्रभाव में आध्यात्मिक प्रभाव देखिए क्या रहा, आर्थिक प्रभाव क्या रहा, सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा। हाँ 3 लाइन है, आप चाहे तो 5-6 लाइन भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। उपसंहार, उपसंहार में इसके बाद पॉजिटिव व्यू देते हुए इसको अंत कर दीजिए। और ये बात ध्यान रखिए, अगर जैसे 4 से 5 लाइन बच जाता है तो कोशिश करिए कि 1-2 लाइन और बढ़ा के इसको 2-3 लाइन कर दीजिए और यहाँ पीटीओ डाल के दूसरा पेज स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जब यहाँ खत्म हो जाए तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहाँ डालिए, लेकिन कोशिश करिए कि अगले ही पेज से डालिए। और अगर यहाँ खत्म होता है तो डालिए, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अच्छा लगता है जब नए पेज से शुरू होता है कोई भी प्रश्न तो। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हो गया ना, 1-2 लाइन लिख देना चाहिए था, इसके बाद पीटीओ। हाँ समय नहीं है तो यहीं डाल दीजिए दूसरा। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं तो आपके पास जगह ही कहाँ बचता है। यहाँ प्रश्नोत्तर आपने डाला, यहाँ क ख ग डाला, खत्म ही हो गया। अब नए पेज से अच्छा ही नहीं लगेगा। इसके लिए इसको क्या करिए, पेज खाली ना रहे, इसके लिए 2-3 लाइन और लिख के इसको पीटीओ डाल के छोड़ दीजिए। पीटीओ जरूर लिखें अगर आपका लाइन छूट रहा है तो। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 13। प्रश्नोत्तर नंबर 13 आपके पास पत्र लेखन का है। यहाँ पर पत्र लेखन डालिए और इसके बाद पत्र लेखन का जो भी आपसे यहाँ पर पत्र लेखन जो क्या डालना है, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ये हेडिंग डालिए। ठीक है, कोशिश करिए एक पेज में खत्म हो जाए, नहीं खत्म होता है तो कम से कम भौतिक खत्म हो जाए। जो संलग्न अनुलग्न प्रतिलिपियां हमको लिखनी है वो अलग पेज पे लिखें, और लेकिन जो ये वाला फॉर्मेट है वो लगभग यहीं खत्म हो जाए तो सही है। नहीं खत्म होता है तो क्या ही कर सकते हैं, दूसरे पेज पे लिखिए। बहुत ज़्यादा हौच पौच मत करिए कि यहाँ जगह जो है खा जाइए, यहाँ की जगह ख़त्म कर दीजिए, ये जगह ख़त्म कर दीजिए, ये सब नहीं करना है। जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर पेज चेंज भी हो जाता है तो कोशिश करें यहाँ से पेज चेंज करें। ठीक है, आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसे ही आपको लिखना है। सेवा में के बाद यहाँ ये छोड़ देना है। विषय को हमें ब्लैक पेन से यूज करना है, मान्यवर को हमें बोल्ड पेन से यूज करना है। उसके बाद यहाँ की लाइन छोड़ के ऐसे करनी है, उसके बाद आगे लाइन आ जानी है। फिर जब अतः लिखना हो तो आपको अलग लाइन से बीच से शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरुआत करें या फिर यहाँ से शुरुआत करें, ऐसा नहीं, थोड़ा सा बीच से शुरुआत करें, ठीक है। उसके बाद भौदी करके नाम लिख के छोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा। और जब भी आपके पास ये कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्ति है, या जब भी आपको कोई भी निबंध या कोई भी पत्र लेखन दिया जाता है, इसी फॉर्मेट में आपको पत्र लेखन लिखना होता है, ऐसा लिखते हैं तो आपको 6 में 6 नंबर पूरा मिल जाता है। और इसी तरह से आपको आगे भी लिखना रहता है। कोई भी पत्र लेखन आपका है, फॉर्मेट आपका यही रहता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहता है 12 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे इसमें क ख ग आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट ना करें, ठीक है। खंड क उठाएं तो पूरा लिख दें, खंड ख उठाएं तो पूरा लिख दें। चलिए, और अगर ऐसा नहीं करते तो कम से कम प्रश्नोत्तर तो एक जगह ही लिखें। जैसे यहाँ पर दिया गया है अलंकार, यमक अलंकार जब पूछा गया है, कोई भी अलंकार आपसे पूछा जाए, सीधे सीधे अगर उसका कुछ शाब्दिक अर्थ है तो वो लिखिए ब्लैक पेन से, और दूसरा फिर उसके आगे उसकी परिभाषा लिख दीजिए। उदाहरण को ब्लैक पेन से लिख दीजिए। अलंकार में हम स्पष्टीकरण देते हैं और जो भी उसकी विशेषता है, जैसे यहाँ पर कनक और कनक 2 बार आए हैं, इसलिए यमक अलंकार है, तो ये क्या देंगे, धतूरा को, और षड इसका अर्थ होता है, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर सीधे सीधे इसको देख ले, उसे कोई दिक्कत ना हो। और जब आप किसी को सुविधा देते हैं तो आपको नंबर देगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है आपके पास का वीरस, पूछा था एग्जाम में। वीरस में आपके पास केवल उसकी परिभाषा हो जाएगी और एक उदाहरण हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर उसको मिला हुआ है। अगला है ग वाला टॉपिक, दोहा का, ठीक है। दोहा की परिभाषा लिखी गई है, बिल्कुल सही सही, कोई न मात्रा की गलती है और ना ही कोई आपके पास शब्द की गलती है और ना ही उदाहरण में कोई गलती है, इसलिए क्या होता है, 2 नंबर आपको मिल जाता है। इसमें उदाहरण में फोकस रहता है एग्जामिनर का, क्योंकि परिभाषा लगभग सभी लोग याद करते हैं, उदाहरण में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ऐसा उदाहरण लिखिए जिसकी मात्रा सही हो, जो आपको अच्छे से याद हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपनी कॉपी को लिखते हैं तो आपको एग्जाम में 100 नंबर मिलता है। अगर कहीं कोई गलती नहीं करते हैं तो, या फिर 1-2 नंबर आपके कट सकते हैं, लेकिन 95 से आपका एवब ही रहेगा, 96, 97। अगर इस बताए हुए हिसाब से आप कॉपी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं करते हैं तो। और पहली बात तो कॉपी में लिखते समय जब भी आप एग्जाम शुरू करने जाते हैं तो आपको पॉजिटिव वे में रहना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन बड़ा है उसको मैं बाद में करूं और उसके लिए समय बचा के रखूं। कभी कभी निबंध छोड़ देते हैं आप, पत्र लेखन हो गया, बड़े बड़े टॉपिक आप छोड़ देते हैं कि बाद में अच्छे से लिखूंगा, और पहले इतना सजा के लिखते हैं कि बाद के लिए समय नहीं बचता है। तो अपने टाइम को मैनेज करके चलें कि कौन पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कर लिया, लगभग सीरियल वाइज करते चले तो ज़्यादा सही होगा। और उसके लिए हर क्वेश्चन पे जितने वो नंबर का है उतना वो समय दें, और निबंध उबंध के लिए थोड़ा सा समय बचा कर रखें और उसको लास्ट में ही लिखें, क्योंकि उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और अच्छा भी है। सोच के अच्छे से उसको लिखें। और उसके बाद गद्यांश पद्यांश उसके पहले ही कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन है जो समझने वाले हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, 2-2 नंबर के 2-2 नंबर के 10 नंबर हो जाते हैं। तो इसको 2 पेज में 2.5 पेज में इसको कवर कर दें। तो ऐसे ही अच्छे से समय को मैनेज करना है ताकि शुरू से अंत तक आपकी कॉपी की जो राइटिंग है वो सेम रहे। ऐसा नहीं है कि शुरू में बहुत धीरे धीरे आराम से मचलते हुए लिखिए और लास्ट में क्या करिए, बहुत हड़बड़ी में लिखिए, या फिर बहुत बच्चों का एक आध क्वेश्चन छूट ही जाता है। चाहे 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का अगर क्वेश्चन छूट जाता है, या 10 नंबर का क्वेश्चन आप 1-2 पेज ही लिख पाते हैं निबंध, तो उसमें क्या कोई आपको नंबर देगा, 2 से 3 नंबर दे देगा, ठीक है। वो भी नंबर पहाड़ है उसके लिए देना। तो इसलिए क्या करिए कि टाइम को मैनेज करके चलिए ताकि आपकी शुरू से लेकर अंत तक आपकी कॉपी अच्छी चलती रहे, क्योंकि जब पूरी कॉपी चेक होती है तब आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो समय अपना निर्धारित करके चलिए, समय का निर्धारण बहुत जरूरी है।